बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडल देव क्लासेस में। बच्चों, हमारे द्वारा जो सीरीज चलाई जा रही है सामाजिक विज्ञान विषय को लेकर, जिसमें हम अलग अलग उसके जो अलग अलग खंड जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र, उनके जो प्रश्नोत्तर हैं जिसे आपको प्रश्न बैंक के माध्यम से जो मिले हुए हैं, उनमें जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उन्हें हम ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको समझा रहे हैं, ताकि आप आने वाले जो पेपर है उनमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें और अच्छे से अंक प्राप्त कर सकें। तो बच्चों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज जो कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान है, उसका एक खंड है। कौन सा खंड है वो इतिहास विषय से जुड़ा हुआ है ना। भारत और समकालीन विश्व 2, उसका एक अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यह पहला ही अध्याय है। इसके बारे में, इससे जुड़े हुए जो प्रश्नोत्तर हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों, इस अध्याय से मात्र 2 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वह जो प्रश्न है वो बहुविकल्पी है ना बच्चों। इसमें ना तो दीर्घ उत्तरी पूछ रहे हैं ना लघु उत्तरी पूछ रहे हैं, सिर्फ यह बहुविकल्पी प्रश्न है। तो बच्चों, हम इस चैप्टर में ज़्यादा समय नहीं देंगे। आप इस जो ये वीडियो है उसे ध्यान से सुन लीजिएगा, तो आपके ये 2 नंबर कहीं पे भी नहीं जाएंगे। ये 2 नंबर आपके इससे तैयार हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि 10 मिनट के अंदर ये वीडियो बन के तैयार हो जाए, ताकि आपको कम से कम समय में आपका जो 2 नंबर है वो तैयार है। क्योंकि इसके मतलब अंक कम है तो इसे हम समय भी कम देंगे, बट मैं अपनी तरफ से इसे बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो बिना किसी तरीके हम शुरू करते हैं। बच्चों, इस अध्याय में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ, मतलब राष्ट्रवाद से आशय यहाँ पर बच्चों राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना से। राष्ट्रवाद एक आधुनिक संकल्पना है ना। तो जो राष्ट्रवाद की भावना है जिसे हम आधुनिक रूप में देखते हैं, इसकी शुरुआत यूरोप में हुई, और यूरोप में भी कहाँ से हुई? फ्रांस की क्रांति से हुई है। तो इस चैप्टर में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो इसके हम बहुविकल्पी प्रश्न, सही जोड़ी, सत्य और एक शब्दों में उत्तर वाले प्रश्न को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें चूज द करेक्ट आंसर है ये। तो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि फ्रेडरिक सारियो कहाँ के कलाकार थे? बच्चों, फ्रेडरिक सारियो एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार थे, है ना, जिनकी पेंटिंग्स बहुत फेमस है। और उनके द्वारा जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं, वो उसने भी बोलना चाहिए, जब फ्रांस की क्रांति घटित हुई थी 1789 में, तो उसको करने में, या उसको करने की मतलब जो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, वो वहाँ के राजा के विरुद्ध में हुई थी। तो जो राजा के द्वारा अन्यायपूर्ण कार्य किए जाते थे, है ना, तो उनके विरोध में लोगों को जागरूक करने में इनके चित्रों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो बच्चों, फ्रेडरिक सारियो कहाँ के कलाकार थे? तो पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा फ्रांस, तीसरा स्विट्जरलैंड, चौथा आयरलैंड। तो मैंने जैसा कि आपको अभी भी बताया, वो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। अब बात आएगी कि बच्चों फ्रांस कहाँ पे स्थित है। जैसे कि आपको पता है कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, तो उनमें से हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं। ठीक उसी प्रकार एक यूरोप महाद्वीप भी है, जिसमें फ्रांस नामक देश पाया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? बच्चों, विश्वकोश एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना किसने की, यह जानना चाह रहा है यह प्रश्न। तो बच्चों, पहला ऑप्शन है दीदरो, दूसरा है नेकर, तीसरा है रूसो, चौथा है वोल्टेयर। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है दीदरो। ये जो बच्चों यहाँ पे रूसो, वोल्टेयर, इन सब के नाम लिए जा रहे हैं, ये एक विचारक थे। ये ऐसे विचारक थे जिन्होंने लोगों को अपने विचारों के माध्यम से, कौन से विचार? स्वतंत्रता के विचार, गणतंत्रता के विचार, है ना, ये विचार इन्हीं के द्वारा दिए गए हैं। तो ये जो विचारक थे, इनके द्वारा लोगों को अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया गया, और इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर ये विचारों ने भी फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। तो विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? बच्चों, दीदरो ने की थी। किसने की थी बच्चों? दीदरो ने की थी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा कि जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला किसने रखी? क्या हुआ बच्चों, पहले जो जर्मनी है, जर्मनी भी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो जर्मनी भी पहले अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, लेकिन जब फ्रांस की क्रांति हुई, और फ्रांस की क्रांति के उपरांत वहाँ पर एक नेपोलियन नामक शासक उभरा, तो उसने अप्रत्यक्ष रूप से ही जर्मनी की एकीकरण की भावना को बढ़ावा दे दिया। लेकिन इसकी शुरुआत, प्रश्न ये पूछ रहा है कि जर्मनी की एकीकरण की आधारशिला किसने रखी? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन नेपोलियन तृतीय, विलियम प्रथम, बिस्मार्क, नेपोलियन बोनापार्ट। तो बच्चों, इसकी आधारशिला किसने रखी थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने रखी थी। किसने रखी थी बच्चों? नेपोलियन बोनापार्ट ने। बच्चों, इसकी आधारशिला तो नेपोलियन बोनापार्ट ने रखी, किंतु इसे पूर्ण रूप बिस्मार्क की
लक्त एवं रोह की नीति ने दिया था। मतलब बिस्मार्क एक वहाँ का बोल सकते हो चांसलर था जिसकी लौह और रक्त की नीति थी। अब लौह और रक्त की नीति क्या थी? लौह और रक्त की नीति ऐसी नीति थी बिस्मार्क की जिसमें जो प्यार से मान जाता था उसे प्यार से मना देते थे, जो प्यार से नहीं मानता था तो उसके प्रति मतलब कड़ा रुख अपनाते हुए, चाहे भले उन्हें खत्म करना पड़े। तो शुरुआत नेपोलियन बोनापार्ट ने की और इसे अंजाम तक बिस्मार्क की लौह और रक्त की नीति ने पहुंचाया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बच्चों ये थोड़ा सा चैप्टर अलग हटके, इसमें यूरोप की क्रांति के बारे में, मतलब यूरोप का इतिहास है, तो आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाले फ्रांसीसी कलाकार कौन थे? ठीक है बच्चों, यह बहुविकल्पी प्रश्न ये जानना चाहता है कि राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाले फ्रांसीसी कलाकार कौन थे। देखो बच्चों, कोई भी क्रांति होती है तो उसके पीछे बहुत सारे कारक होते हैं, है ना। उसमें दार्शनिकों की अपनी भूमिका होती है, इसमें चित्रकारों की अपनी की भूमिका होती है। तो इस प्रश्न में चित्रकार जिन्होंने चित्रों के माध्यम से लोगों की भावनाओं को प्रेरित करने का काम किया उसके बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है इमोलियन रति, दूसरा दिया है हैब्सबर्ग, तीसरा दिया है फ्रेडरिक सरियू, चौथा दिया है मेटसिनी। इसका सही आंसर है बच्चों, इसका सही आंसर है फ्रेडरिक सरियू। ठीक है बच्चों, क्या है इसका सही आंसर? फ्रेडरिक सरियू। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला बहुविकल्पी प्रश्न है कि फ्रांस में किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई? ठीक है बच्चों, यह प्रश्न जानना चाह रहा है कि फ्रांस में किसी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। पहला ऑप्शन है गैरीबाल्डी। बच्चों, गैरीबाल्डी का संबंध इटली के एकीकरण से, इटली भी एक देश है ना, ये भी यूरोप का देश है। मैं आपको बता रहा हूँ ये चैप्टर में यूरोप के इतिहास के बारे में है। तो गैरीबाल्डी कहाँ का है? इटली का है। फिर दूसरा ऑप्शन है किंग विक्टर, ये भी कहाँ के राजा थे? इटली के राजा थे। तीसरा ऑप्शन है मारियाना और चौथा है जर्मेनिया। तो फ्रांस में किसकी छवि थी? किसकी छवि थी बच्चों? मारियाना की। किसकी छवि थी? मारियाना। ठीक है बच्चों, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि आंखों पर पट्टी बंधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? बच्चों, आपने बहुत सारी फिल्मों में और न्यायालों में ये देखा होगा कि एक महिला है जिसकी दोनों आंखों में पट्टी बंधी हुई है और एक हाथ में तराजू है। बच्चों, यह जो महिला पट्टी मतलब आंखों में पट्टी बंधी और तराजू लिए हुई खड़ी है, ये किसका प्रतीक है बच्चों? आपको अभी तक अंदाजा लग चुका होगा। पहला ऑप्शन है न्याय, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है शांति, चौथा है साक्षरता। ठीक है बच्चों, जो चीज़ आप सोच रहे हैं वही इसका आंसर है। इसका आंसर है न्याय। बच्चों, यहाँ पर हमारे बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न क्रमांक 1 रिक्त स्थान की पूर्ति में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने खालिस्तान चित्रों की श्रृंखला बनाई। बच्चों, इसमें हमें मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है 4 या 6। इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका सही उत्तर होगा 4। कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी उन्होंने बच्चों? 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। ठीक है बच्चों, तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है बच्चों, अब अगला रिक्त स्थान क्या पूछ रहा है हमसे? अगला रिक्त स्थान हमसे पूछ रहा है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन खालिस्तान में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि राष्ट्रवाद की जो अभिव्यक्ति है वो पूरे विश्व में फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरुआत हुई। और आपको पता होना चाहिए कि फ्रांसीसी क्रांति कब घटित हुई थी? 1789 में हुई थी। 1889 में 1789 में हुई थी। तो यहाँ आपके रिक्त स्थान क्या जाएगा? 1789। ठीक है बच्चों, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला रिक्त स्थान क्या बोलता है कि 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर खालिस्तान संहिता के नाम से जाना जाता है। बच्चों, यहाँ पर हमें विकल्प दिया गया है। क्या विकल्प दिया गया है? नेपोलियन या हिटलर। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जो नेपोलियन था वो फ्रांसीसी क्रांति की उपज था, जबकि जो हिटलर था वो कहाँ से, उसका संबंध कहाँ से है? उसका संबंध है जर्मनी से। और वो कब आता है? वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद आता है ना। जबकि जो नेपोलियन था वो 1815 मतलब ये फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। और 1789 से लेकर 1815 तक का जो काल है वो नेपोलियन का है। और 1920 से मान के चल लो जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुए थे 1945 तक, वो काल हिटलर का है। तो दोनों के काल में बहुत अंतर है। और ये नेपोलियन बिलोंग करता है फ्रांस से, जबकि हिटलर बिलोंग करता है जर्मनी से। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? जो 1804 की नागरिक संहिता बनी थी, जिसे आमतौर पर किस संहिता के नाम से जाना जाता है? तो नेपोलियन संहिता। ठीक है बच्चों, फिर अगले रिक्त स्थान की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला रिक्त स्थान बोल रहा है कि गलासिया एक प्रांत है। गलासिया में कुलीन वर्ग खालिस्तान भाषा बोलता था। तो बच्चों बताओ कौन सी भाषा बोलता था वहाँ पे कुलीन वर्ग?
वो पोलिश भाषा बोलता था। कौन सी भाषा बोलता था बच्चों? पोलिश भाषा बोलता था। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला रिक्त स्थान हमसे पूछ रहा है कि 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत खालिस्तान क्षेत्र था। बच्चों 1871 के बाद क्या हुआ? ऐसी स्थितियां निर्मित हुई जिसने पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव उत्पन्न कर दिया और वो आगे चलकर 1914-15 आते तक प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। तो वह कौन सा क्षेत्र था बच्चों? बाल्कन क्षेत्र था। बाल्कन क्षेत्र के एक राजकुमार की हत्या हो जाती है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में हुआ था उसका तात्कालिक कारण था। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कौन सा क्षेत्र? बाल्कन क्षेत्र। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये रिक्त स्थान बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और यदि आपको हम जो समझा रहे हैं उसमें यदि आपको किसी भी चीज़ में समस्या आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या बताएं। हम आपकी समस्या का जितना हमसे समाधान हो सकेगा हम करने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो को और भी बेहतर बनाएंगे ताकि आपको इनसे अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाएं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सही जोड़ी बनाने बोल रहा है। तो एक तरफ यहाँ पे दो कॉलम बने हुए हैं, तो एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मिलाना है। ठीक है बच्चों, पहला बोल रहा है, पहला है मतलब पहली सही जोड़ी में ये मिलाने के लिए दिया है हमको। ये मिलाने क्या दिया है कि नेपोलियन की पराजय। ठीक है, तो बताइए बच्चों नेपोलियन की पराजय किस युद्ध में हुई थी? 1815 के वाटरलू के युद्ध। बच्चों नेपोलियन एक ऐसा शख्स था, मतलब यूरोप का वो, मैं आपको यदि नेपोलियन के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँ तो उसकी हाइट ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरे यूरोप को जीत लिया था। यदि वो मतलब एक महाद्वीपीय व्यवस्था थी, यदि महाद्वीपीय व्यवस्था को अच्छे से लागू कर लेता तो उसे हराने वाला पूरे यूरोप में क्या पूरे विश्व में कोई नहीं था। ठीक है बच्चों, तो उसे 1815 में जब वो वाटरलू के युद्ध में हारा तो उसे हराने के लिए यूरोप के पूरे देश एक हो गए। इंग्लैंड, जर्मनी, ये सब देशों ने एक गुट बनाया, तब जाके उस अकेले व्यक्ति नेपोलियन को पराजित किया। जब भी आपको समय मिले तो आप इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। ये एक बहुत ही मतलब यदि इसकी आप मतलब यदि अच्छी बातों को जानने की कोशिश करेंगे तो इसने बोला था कि मेरी डिक्शनरी में असफलता नाम का कोई शब्द ही नहीं होता है। इसके विचार बहुत ही मतलब प्रेरकदायक हैं। जब भी आपको समय मिले तो इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, हम अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा हुआ है अगले मतलब ये सही जोड़ी मिलाने बोल रहा है कि वियना संधि का सदस्य कौन नहीं था। बच्चों वियना संधि हुई थी, वियना संधि जब की गई थी तो उसमें सदस्य कौन नहीं था? अमेरिका किस महाद्वीप से बिलोंग करता है? उत्तर अमेरिका से बिलोंग करता है। जबकि हम किस महाद्वीप के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं? यूरोप महाद्वीप के। तो अमेरिका तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप से जुड़ा हुआ है, जबकि हम किस महाद्वीप का इतिहास पढ़ रहे हैं? यूरोप का। तो यूरोप में ये देश तो है ही नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा देश वियना संधि का सदस्य नहीं था? तो अमेरिका। ठीक है बच्चों, फिर अगली सही जोड़ी है कि गेरिबाल्डी का संबंध किससे था, है ना? तो गेरिबाल्डी, मैंने आपको जैसा पहले बताया कि गेरिबाल्डी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इटली के एकीकरण में, जैसे जर्मनी के एकीकरण में जो भूमिका बिस्मार्क ने निभाई, वही भूमिका इटली के एकीकरण में गेरिबाल्डी ने निभाई थी। वो एक नाविक थे और उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। किसके एकीकरण में? इटली के एकीकरण में। अगली सही जोड़ी मिलाने हमें बोला रक्त और लोह की नीति। बच्चों मैंने आपको सही विकल्प जब मैं समझा रहा तब आपको बताया था कि रक्त और लोह की नीति किसकी थी? बिस्मार्क की थी। बिस्मार्क कौन थे? जर्मनी के चांसलर थे। तो इन्होंने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब रक्त और लोह की नीति क्या थी? रक्त और लोह की नीति ऐसी नीति थी जिसके माध्यम से बिस्मार्क ने मतलब जर्मनी के एकीकरण के लिए हर कुछ साम दाम दंड भेद सबका मतलब सब चीज़ों को, सब उपायों को अपनाया मतलब लागू किया था। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न मतलब अगले सही जोड़ी को मिलाने की कोशिश करते हैं। यह है कि मारियाना की मूर्ति का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय प्रतीक से। तो बच्चों यहाँ पे हमारी सही जोड़ी भी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सही जोड़ी समझ में आई होगी। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो बच्चों इसमें हमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? बच्चों जो फ्रांस की असेंबली थी, जैसे हमारे देश में भी संसद भवन होती है, वैसे उस समय फ्रांस में असेंबली हुआ करती, इसे स्टेट जनरल बोलते थे। लेकिन जब 1789 में क्रांति हुई तो उस स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया बच्चों? नेशनल असेंबली कर दिया गया। क्या कर दिया गया बच्चों? नेशनल असेंबली कर दिया गया। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 बोल रहा है कि 1813 में लाइसिप की एक लड़ाई हुई थी। उसमें मतलब उसको हम लाइसिप भी बोलते हैं और कई जगह लिपजिक भी लिखा हुआ है, लिपजिक। ठीक है बच्चों, तो 1813 में जो लाइसिप की लड़ाई हुई थी उससे क्या हुआ था? फ्रांस हार चुका था। तो उसमें फ्रांस जब हार गया तो उसमें डाकिये के रूप में, मतलब ऐसा डाकिया जो लिपजिक की लड़ाई हारते हुए फ्रांस वापस आ रहा है, उसमें किसे दर्शाया गया था? तो बच्चों आपको पता है
मैंने आपको बताया कि 1789 से लेके 1815 का जो इतिहास है वो नेपोलियन के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है बच्चों, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, किसे दर्शाया गया था, वापस लौटते हुए डाकी के रूप में नेपोलियन को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि नेपोलियन ने इटली की ओर इटली पर किस वर्ष हमला किया। तो बच्चों, नेपोलियन ने इटली पर कब हमला किया था, 1797 में किया था। कब किया था बच्चों, 1797 में। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रेडरिक रिस्ट किस देश से थे। बच्चों, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि जो अर्थशास्त्र के एक बहुत फेमस प्रोफेसर थे फ्रेडरिक रिस्ट, वो किस देश से बिलोंग करते थे या किस देश से जुड़े हुए थे, तो जर्मनी। फ्रांस के निकट में ही जर्मनी स्थित है। आप यदि आपके पास एटलस लगा होगा तो एटलस खोलिएगा और यूरोप महाद्वीप के पास जाइएगा तो आपको फ्रांस के जस्ट बाजू में जर्मनी दिखाई पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आपने BMW गाड़ी का नाम सुने होंगे, वो जो गाड़ी है वो जर्मनी के द्वारा ही बनी, जर्मनी में बनी हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है हमने, प्रश्न क्रमांक 5, लॉर्ड वायरन कौन थे। बच्चों, लॉर्ड वायरन एक बहुत फेमस कवि थे, अंग्रेज कवि थे, जिन्होंने अपनी कविताओं से लोगों को बहुत आकर्षित किया। उनकी कविताएं बहुत प्रेरकदायक होती थी। उनकी कविताओं में लोगों की जो भावना है या लोगों के जो विचार हैं उनको उन्होंने बहुत बहुत बेहतर तरीके से उकेरा था, जिससे लोग उनसे जुड़ाव महसूस कर पाते थे। तो लॉर्ड वायरन एक फेमस अंग्रेज कवि थे। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 6 है, जो यह पूछ रहा है कि मारियाना की प्रतिमाएं कहाँ लगाई गई थी। तो ठीक है बच्चों, मारियाना की प्रतिमाएं कहाँ लगाई गई थी, सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई थी, ताकि इसे देखकर लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत है। अगले प्रश्न क्रमांक की तरफ, प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है 1861 में किसको एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। बच्चों, मैंने आपको बहुविकल्पी प्रश्न का जब हम उसके बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तब बताया था कि इटली के एकीकरण में मेटरनिक ने अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका अदा की थी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से गैरिबाल्डी और मेजनी ने भूमिका अदा की थी। तो उस समय वहाँ के राजा कौन थे, इमैनुअल सेकेंड। कौन थे, इमैनुअल सेकेंड। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 8 क्या पूछ रहा है हमसे, जाल्वेराइन क्या था। बच्चों, जाल्वेराइन एक शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राष्ट्र शामिल थे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि बिस्मार्क की लौह रक्त की नीति ने और नेपोलियन ने जर्मन एकीकरण की शुरुआत की थी, लेकिन उसे अंजाम तक किसने पहुंचाया था, बिस्मार्क ने पहुंचाया था। लेकिन उस बीच में क्या हुआ था, उन्होंने एक जाल्वेराइन नामक शुल्क संघ बनाया था, जिसके माध्यम से एक समान चुंगी कर लगाया जाता था, है ना। अलग अलग राज्य होते थे, यदि अलग अलग राज्य अलग अलग चुंगी कर लगाते तो उससे क्या होता, उन्हें ज़्यादा कर देना पड़ता और उनका व्यापार भी बाधित होता। इसलिए उन्होंने मिलकर क्या करा, एक संघ बनाया जिसमें उन्होंने एक सी कर व्यवस्था रखी और इसके कारण अधिक से अधिक व्यापार बढ़ सका। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमारे एक शब्द या एक वाक्य वाले उत्तर समाप्त होते हैं। हम अगले प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में हमें सत्य और असत्य के बारे में पूछ रहा है। तो सत्य और असत्य का पहला प्रश्न क्या है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की थी। बच्चों, वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था, जब वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हो जाती है। तो उसके पश्चात ये सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक। बच्चों, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दो अलग अलग देश हैं। ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप में है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जो है वो अलग महाद्वीप, यानी ऑस्ट्रेलिया खुद ही ऑस्ट्रेलिया के नाम से एक महाद्वीप है, जबकि जो ऑस्ट्रिया है वो यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। तो यहाँ पे किस देश के बारे में बात की गई, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे, मेटरनिक थे 1815-16 के समय। तो उन्होंने वियना सम्मेलन की मेजबानी की थी। क्या तो यह कथन सत्य है असत्य है, सत्य है बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, जो यह पूछ रहा है कि 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। तो हाँ बच्चों, उस समय जो शासन व्यवस्था थी वो निरंकुश थी और उनके ऊपर कोई रोक और संतुलन नहीं था। तो यह भी सत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी के मध्य में इटली 10 राज्यों में बटा हुआ था। तो यह उत्तर गलत है बच्चों, इटली 10 राज्यों में नहीं बटा हुआ था। और जैसा कि आपको पता है कि इटली के एकीकरण में मेजनी और गैरिबाल्डी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, तो यह कथन गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर हिटलर की संहिता के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई, तब से लेकर 1815 तक का जो काल है वो नेपोलियन का काल है। और हिटलर की यदि हम बात करें तो उसका जो काल समय है या काल है वो 1920 से लेकर 1945 जो द्वितीय विश्व समाप्त हुआ था तब तक है। तो आप ये देखेंगे कि हिटलर का जो हिटलर जिस समय था, हिटलर के कालक्रम और जो नेपोलियन उसके कालक्रम में अंतर है। ठीक है, और हिटलर किस देश से जुड़ा हुआ था, किस देश का निवासी था, तो हिटलर था किसका, हिटलर
जर्मनी का था, वहीं नेपोलियन फ्रांस का था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सत्य सत्य क्या पूछा है कि 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर हिटलर की संहिता के नाम से जानते हैं। तो बच्चों यह कथन गलत है। 1804 की जो नागरिक संहिता थी उसे हम नेपोलियन की संहिता के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह थे। बच्चों ये जो लाल टोपी, तिरंगा और कलगी की बात की जा रही है, कि जब 1789 में फ्रांसी क्रांति घटित हुई थी उस समय इन चिन्हों का उपयोग बहुतायत मात्रा में किया गया था। तो यह जो कथन है वह सत्य है। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता हो तो आइडल देव क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हो जिससे और भी बेहतर हम आपको वीडियो अब तक पहुंचा पाएँ तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। तब तक के लिए आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले अध्याय के प्रश्नोत्तर के साथ। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।